यस डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल्स किए, व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने की कोशिश की और उससे पहले कुछ किरचॉफ्स लॉज हमने स्टडी किए थे, कुछ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज का सॉल्यूशन भी किरचॉफ्स लॉ से ही आया था। तो कुछ किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं आज। इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें एक क्यूब है और क्यूब की हर एक एज पे कोई रेजिस्टेंस कंसीडर किया गया है और इक्वल रेजिस्टेंस कंसीडर किया गया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इक्वल रेजिस्टेंस माना गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके जो डायगनली अपोजिट पॉइंट्स हैं ए एंड एच, इनके बीच हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये होना मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा किरचॉफ्स रूल तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ विशेष मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं करना। पहले मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ, फिर सेकंड लेंगे। सेकंड भी इसी बेस पे होना है, तो एक बार इसको कंसीडर करते हैं। अब देखिए, ना यहाँ पे कोई सेल कनेक्ट की गई है, ना कोई करंट फ्लो दिखाया गया है, बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है बिटवीन ए एंड एच। तो इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, यानी डायगनली अपोजिट जो हमारे पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं कोई करंट आई ए पे एंटर की और एच से बाहर निकली। अब यहाँ पे इस करंट को इमेजिन करना भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको आई अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस जंक्शन पे आते ही किरचॉफ के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आने वाली करंट इक्वल टू सम ऑफ जो करंट यहाँ से गई हैं उनके इक्वल हो जाए। तो अगर यहाँ पे तीन करंट्स में डिवाइड हो रही है ये, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करने का ये तरीका रहेगा कि हम आई को कुछ स्पेशल वैल्यू दें। अब यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि किस किस पाथ से ये गई हैं तीनों करंट्स। अगर वो ए से एच तक शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हुए इक्वल रेजिस्टेंस फेस करती हैं, तो हम उन हर एक साइड की करंट को इक्वल वैल्यू दे देंगे। उससे हमारा सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से चलते हुए एच तक शॉर्टेस्ट पार्ट देखते हैं। मान लीजिए इस करंट का देखता हूँ, ए से बी, बी से एच, बी से जी, जी से एच, तीन रेजिस्टेंस इसने फेस किए। इसका और कोई शॉर्टेस्ट पार्ट देखते हैं, कोई और है क्या? एक पाथ ये भी है, ए से बी, बी से सी, सी से एच, इसमें भी तीन रेजिस्टेंस फेस किए। तो इसके रास्ते में तीन ही रेजिस्टेंस आते हैं। ये दूसरा, हाँ ठीक है, इसका ये भी हो सकता है, इस वाली के तीन रेजिस्टेंस आते हैं, इस वाली का एक पाथ ये भी हो सकता है, बीच वाली का ये फिर भी तीन पाथ। यानी किसी भी करंट को हम देखें तो वो ए से एच तक पहुंचने में तीन रेजिस्टेंस फेस करती है। तो हर एक करंट अगर इक्वल रेजिस्टेंस फेस कर रही है तो हम हर एक करंट की इक्वल वैल्यू मान सकते हैं। यानी तीनों को अगर मैं आई मानता हूँ तो 3i बेहतर रहेगा। और थोड़ा देखते हैं, अभी आगे भी है। ये अगर मैं 3i मानता हूँ तो तीनों पार्ट आई हो जाते हैं, लेकिन ये आई करंट आगे फिर जाके दो पार्ट में डिवाइड है, और वो दो पार्ट में देखते हैं फिर वो जो डिवाइड हुए हैं पार्ट वो एच तक पहुंचने में इक्वल रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये 2r फेस कर रहा है। अगर दूसरा पार्ट यहाँ से देखता हूँ तो वो भी एच तक पहुंचने में 2r रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यानी आगे भी वो इक्वली डिवाइड होने वाली है। तो जो मैंने इस लाइन पे अगर आई मानी थी, अगर मैं उसको 2i मान लेता तो आगे आई मानने से जो i/2 करता उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मैं 2i मान लेता हूँ हर एक साइड में, ये बेटर रहेगा। ये 2i यहाँ जाके फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगी, आई में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से हर एक, ये 2i मानी है, ये आई में डिवाइड हो जाएगी, ये 2i भी आई में डिवाइड हो जाएगी। तो बेसिक इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा कि हम
ए पे एंटर करने वाली करंट को 6I मान के चले। अब इसमें डिवीज़न बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे 2I डिवाइड हो गए, यहाँ पे ये करंट जो ए से बी तक आई, बी पे आके ये इक्वली डिवाइड हो गई, आई इधर, ये 2I यहाँ पे आई थी, डी पे आके डिवाइड हो गई, आई इधर, आई ऐसे, और ये 2I जो यहाँ से ए से एफ तक गई, ये यहाँ पे जाके आई और आई में डिवाइड हो गई। अभी इसको आगे, इनको आगे भी जब ये किसी जंक्शन पे मिलेंगी तो फिर इनको देखना है, लास्ट में हमें 6I ही बाहर निकालनी है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। अब जी पे देखते हैं, जी पे कितनी करंट हो गई। आई यहाँ पे आई, आई यहाँ से आई, तो कुल मिला के जी से एच की तरफ गई 2I करंट। ई पे देखते हैं, आई एफ से आई और आई यहाँ से आई थी डी से, तो दोनों आई और आई ई पे मिलके हो गई 2I। सी पे देख लेते हैं, बी से इधर आई, डी से यहाँ पे आई, तो डी से और बी से आने वाली करंट टोटल मिलके हो गई 2I। और इस तरह से एच पे जो टोटल करंट हुई 2I यहाँ से आई, 2I यहाँ से, 2I यहाँ से, वही 6I अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि जिस टर्मिनल से एंटर हुई है और जिस टर्मिनल से बाहर निकली है, उनके बीच में करंट को हम किस तरह से डिवाइड करें, और डिवाइड करने को देखते हुए ही हम एंटर करने वाली करंट की वैल्यू इमेजिन करें। अब ये करंट किसी न किसी सोर्स से आई होगी, उस सोर्स को कोई भी ईएमएफ देते हुए और इमेजिन कर लेंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हुए, क्योंकि ये भी हमने इमेजिन ही की है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इमेजिन करेंगे कि नेग्लिजिबल था। तो इस तरह का अपना सर्किट इमेजिन करेंगे और उसकी हेल्प से ये इस पूरे जो 12 रेजिस्टेंस बनते हैं, इन सब का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो अब डायग्राम के हिसाब से लेके चलते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम द डायग्राम, लेट 6I is the current from source of EMF E connected between A and H। जो डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स थे उनके बीच में हमने सेल कनेक्टेड मानी। अब मान लेते हैं कि इस पूरे जंजाल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R था। अगर मैं कैपिटल R मान लेता हूँ तो मेरा सर्किट इस तरह से हो जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट A हुआ, ये था H, और इनके बीच में इस टोटल रेजिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ R, और ये 6I करंट इसमें से पास हो रही थी। तो अगर मैं इसमें किरचॉफ का सेकंड रूल लगाता हूँ तो क्या हो जाना चाहिए, 6I इंटू R इक्वल टू E, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ दे। तो उसको अप्लाई करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। लेट R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and H, therefore from Kirchhoff's second law, Kirchhoff's second law ना भी लिखो तो चल जाएगा, सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। 6I इंटू R मस्ट बी E। अब आते हैं कि सेकंड इक्वेशन कोई बननी चाहिए ताकि मुझे केवल R की वैल्यू निकालनी है, I और E उसमें से हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे कोई लूप कंसीडर कर लेते हैं। किसी भी लूप को ले लीजिए जहाँ से करंट, कोई भी लूप, मान लीजिए A B C H E A, ये लूप कंसीडर कर लेते हैं। कोई भी कर सकते हैं, A F E H
ई, अच्छा ये ई 2 बार आ गया, चलो जे लिख देता हूँ उसको, ए एफ जे एच ई ए, कोई भी लूप कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ है, किसी भी लूप को कंसीडर करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो हमने टोटल रेजिस्टेंस मानते हुए सिंगल लूप बना लिया जिसमें 6i इंटू आर इक्वल टू ई हमारी इक्वेशन बनी। अब लेते हैं एक दूसरा लूप, टेकिंग लूप ए बी सी एच और सेल का भी ई ले लेते हैं, और ये ए से चल के और ए पे ही हमने अपने लूप को कंप्लीट किया, और इसके अकॉर्डिंग किरचॉफ का सेकंड रूल लगाते हैं। देखिए अब इस लूप में ए से बी तक करंट थी हमारी 2i, रेजिस्टेंस था स्मॉल r, तो 2i इंटू आर, हर एक रेजिस्टेंस इक्वल बताया गया था तो हमने r मान लिया, तो 2i इंटू आर। उसके बाद करंट मेरी ही डायरेक्शन में जा रही है जो मैंने लूप कंसीडर किया है, यहाँ पे करंट है मेरी i, ये 2i यहाँ पे 2 जगह डिवाइड हो गई थी, तो b से c तक का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ i इंटू आर, प्लस लेंगे अपने लूप की डायरेक्शन में है, फिर c से d भी अपने लूप की डायरेक्शन में ही जा रही है, लेकिन यहाँ करंट हो गई है 2i और रेजिस्टेंस है r, तो ये प्रोडक्ट हुई हमारी 2ir। अब एक तरफ तो i और r की प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम लेते हैं हम, और दूसरी साइड जितने भी EMF हैं उनका सम ले लेते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ही है E, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 5IR इक्वल टू E। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से E की वैल्यू निकाल के रख दें तो I से I कैंसिल होकर कैपिटल R की वैल्यू आ जाए, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 6IR इक्वल टू 5i इंटू स्मॉल r, I से I कैंसिल करिए और कैपिटल R की वैल्यू आ जाती है 5/6R। यानी हर एक साइड में जितना रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस उसका 5/6 टाइम्स आता है। अब न्यूमेरिकल में इस R की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में, तो जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से किरचॉफ्स रूल का हम यूज करके और इस हार्ड से लगने वाले न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह का दूसरा, इसको बाद में लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं सही। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हटा दिया जाए, अब ये करंट में सारी चेंज करूँगा, इन सब की वैल्यू हटा देते हैं एक बार, दोबारा से करंट की वैल्यू इमेजिन करनी पड़ेगी। ये सब कहीं भी आई की वैल्यू नहीं रही, ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इसको थर्ड नंबर पे करेंगे। उसी तरह से अब की बार A और B के बीच, अब की बार मान लीजिए कोई सोर्स A और B के बीच अगर जोड़ दिया जाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, तो उस A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अब की बार। इससे पहले डायगोनली अपोजिट पॉइंट थे, उनके बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, लेकिन अब की बार एक ही साइड के दो वर्टेक्स के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब कैसे करें, करंट की वैल्यू कितनी मानी जाए? अब की बार 6i नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि 6i अगर यहाँ पे मान के हम 2i में डिवाइड करते हैं, ये 2i होगी, लेकिन तीसरी साइड तो है ही नहीं। मैंने बताया था कि करंट की वैल्यू इस तरह से इमेजिन की जाएगी ताकि शॉर्टेस्ट पाथ में जो रेजिस्टेंस हैं, अगर इक्वल रेजिस्टेंस फेस करने को आते हैं तो वैल्यू इक्वल मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे
अगर मैं इस पाथ वाली करंट की बात करता हूँ तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ बनता है ये ए से बी, बी से सी और सी से ए से डी, डी से सी, सी से बी, ये बनता है इस तरह से, ये और यहाँ से जाने के बाद ये। इसके रास्ते में आते हैं 3 रेजिस्टेंस जो इसको फेस करने हैं। जो ऊपर गई करंट ये, इसके रास्ते में कितने आते हैं? अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ ये देखता हूँ 1 2 3, तो दोनों के शॉर्टेस्ट पाथ सेम है। ये वाले भी 3 रेजिस्टेंस फेस हो रहे हैं और जो दूसरे पाथ से जाएगी करंट उसके भी 3 रेजिस्टेंस फेस हो रहे हैं, इसलिए दोनों को इक्वल मान सकते हैं। इसलिए पीछे से आने वाली करंट को मान लीजिए मैं 2I मान लेता हूँ। इनमें से I इधर डिवाइड कर दी और I इधर डिवाइड हो गई। अब जंक्शन पे जाके फर्स्ट रूल, किरचॉफ का फर्स्ट रूल अप्लाई करते जाएंगे। इस जंक्शन पे कुछ करंट का पार्ट इधर गया, I1 मान लेते हैं, और जो ऊपर गया बचा हुआ वो I माइनस I1 रह जाएगा। सेम केस इस करंट के लिए, ये इस जंक्शन पे जाके डिवाइड होगी। इस साइड जो पार्ट गया उसको I1 मान लेते हैं और ऊपर जो गया वो I माइनस I1। अब जंक्शन आते हैं J पे। अब J पे देखिए नीचे से करंट गई I माइनस I1 ये वाली, और F से आई करंट ये I माइनस I1। तो इस रेजिस्टेंस में J से H वाली साइड में हो गई करंट I माइनस I1 का 2 टाइम्स। अब आते हैं जंक्शन H पे। H पे इस 2 इंटू I माइनस I1 को डिवाइड कर लेते हैं 2 जगह। I माइनस I1 इधर आ गई और I माइनस I1 इधर आ गई। बस करंट को डिवाइड करना मेन चैलेंज रहता है। जिसका इजीली डिवाइड हो गया वो ठीक है, और जिसका डिवाइड नहीं हुआ तो क्वेश्चन यहीं पे गलत होना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं सब ठीक हो जाएगा। I माइनस I1 ऊपर से आई, जंक्शन G पे विचार करते हैं। I माइनस I1 यहाँ से आई, I1 इधर से आ गई। आने वाली दोनों करंट को सम करते हैं तो I1 माइनस I1 से कैंसिल हो जाएगा और G से जाने वाली करंट हो जाएगी हमारी I। उसी तरह से H से आने वाली करंट जब C जंक्शन पे आएगी और D से इधर आ रही है I1, I माइनस I1 ऊपर से आई, दोनों का सम वही I1 कैंसिल होके I हो जाएगा और वो करंट आ जाएगी C से B पे। इसलिए B पे आने वाली टोटल करंट हुई I इधर से वही 2I जो एंटर हुई थी A पे वही B से बाहर निकलेगी। यानी सेल से जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकली उतनी ही निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गई। इस तरह से करंट का डिवीजन तो हमारा ठीक ठाक हो गया। अब A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। वही हर एक साइड का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और टोटल रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं। वही किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं और उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। सिंपल मेथड वही रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ भी वही है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B। तो let R is the equivalent resistance, therefore in the diagram, सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट। इन द डायग्राम में हमने 2I करंट मान रखी है। टोटल रेजिस्टेंस A और B के बीच हम R मान रहे हैं, कैपिटल R। यानी अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं तो A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस मैंने R मान लिया इस पूरे क्यूब टाइप का, और ये सेल जोड़ी, इसने 2I करंट सर्किट में दी। तो मेरा किरचॉफ का फर्स्ट रूल हो जाना चाहिए 2I इंटू R इक्वल टू, सॉरी किरचॉफ का सेकंड रूल। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया। अब कोई भी एक दूसरा लूप कंसीडर कीजिए, क्योंकि मुझे तो R की वैल्यू निकालनी है। I भी एलिमिनेट करना है, E भी एलिमिनेट करना है। ना क्वेश्चन में I दिया हुआ था ना E दिया हुआ था, ये तो मैंने अपनी तरफ से कंसीडर किए हैं, तो इनको मैं आंसर में नहीं लिख सकता। तो आगे इसमें एक लूप कंसीडर कर लेते हैं A D C B A, या E को बीच में ले लो, B E A, इस तरह से। तो टेकिंग लूप A D C B E A,
ये लूप कंसीडर करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो ये वाली साइड मेरी हो जाएगी, ये हर एक रेजिस्टेंस R है, कहीं मिट गया हो तो A से D तक I इंटू R, D से C I1 इंटू R प्लस रखेंगे, लूप को फॉलो कर रही है डायरेक्शन करंट की। C से B फिर IR, और ये हो जाता है E, इसमें EMF लगा हुआ है E। तो यहाँ पे IR दो सम हो गए 2IR इंटू I1R इक्वल टू E। चाहो तो R कॉमन ले सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। दोनों को इक्वल करें तो अभी I से I कैंसिल नहीं हो रहा है, I1 भी है, तो कहीं ना कहीं से हम I की वैल्यू और कलेक्ट करेंगे और I1 की वैल्यू I की टर्म में आ जाएगी। तो फिर इस E की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा और I से I कैंसिल होकर R की वैल्यू आराम से निकल सकती है। तो अब I1 की वैल्यू निकालने के लिए कोई और लूप कंसीडर करेंगे जिससे हम I1 की वैल्यू निकाल सकें। ये लूप कैसा रहेगा, FJHGF I माइनस I1, देखते हैं करके शायद उसमें हो जाए। तो टेकिंग लूप कोई भी कंसीडर करके देख सकते हैं, JHGFJ, ये लूप हमने लिया JHGFJ। तो J से H हमारा R रेजिस्टेंस और करंट 2 इंटू I माइनस I1, तो 2 इंटू I माइनस I1 इंटू R। उसके बाद H से G हमारी डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन में, तो प्लस ही रहेगा, प्लस I माइनस I1 इंटू R। G से H करंट की डायरेक्शन अपोज कर रही है, G से H में हमारी डायरेक्शन इधर को, करंट अपोजिट है, तो माइनस I1R। और F से J में सेम डायरेक्शन है तो प्लस रहेगा I माइनस I1 इंटू R। और कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस लूप में है नहीं, इसलिए E की वैल्यू 0 रख देंगे। तो I माइनस I1 वाली टर्म हमारे पास जितनी भी हैं उनको सम कर लेते हैं एक बार। 2 यहाँ से हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 हो गए। तो 4 इंटू I माइनस I1 इंटू R, और एक ये रह गई टर्म माइनस I1R इक्वल टू 0। एक बार इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा 4IR, माइनस के 4I1R यहाँ से और एक I1R ये, माइनस के 5I1R लिख सकता हूँ डायरेक्ट, माइनस वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, तो 4IR इक्वल टू 5I1R, R से R कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाती है हमारी 4/5I। I1 की वैल्यू I की टर्म में हमने निकाल ली, और ये हमारे काम की चीज़ है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में रख दें तो हमारी दोनों टर्म I में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर हम इक्वेशन 1 के इक्वल E को रख के अपना सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को बाद में करता हूँ, इस जगह का यूज कर लेते हैं यहाँ। I1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 थी हमारी 2I प्लस I1 की वैल्यू रखता हूँ 4/5I इंटू R इक्वल टू E। तो टोटल देख लेते हैं अंदर कितना आ गया, 14/5I R इक्वल टू E। ये लिखते हैं थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में दोनों साइड E की वैल्यू राइट साइड जो है उन दोनों को इक्वल करते हुए और I से I कैंसिल करके R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या आया, 2IR इक्वल टू 14/5I इंटू
आर आई से आई कैंसिल कर दिया, तो आर की वैल्यू आ जाती है हमारी 7/5R, या कह लीजिए कि 1.4R। जो भी आर की वैल्यू होगी उसको वहाँ पे रख के अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ले लेते हैं वो लास्ट वाला क्वेश्चन। इसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे उसको भी, क्योंकि एक बार तो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को फॉलो करते हुए और इजीली हो सकता है, लेकिन जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाएंगे तो वहाँ वो उसमें लग नहीं पाएगी। देखते हैं क्या था वो डायग्राम। ये था डायग्राम। ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस इज 20 ओम। ये ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकलवाया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे टोटल, तो फिर सभी 20 को कोई ऐड करके भी कह सकता है कि टोटल तो ऐसे निकल जाएगा। इस टोटल से मतलब इक्विवेलेंट से हैं यहाँ पे। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, न कोई सोर्स बताया गया है कितने वोल्ट का लगा है, न कुछ। तो उसी मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे जैसे अभी हमने 2 क्यूब निकालने की कोशिश की। क्यूब के और भी एग्जांपल्स हैं, आप कोशिश करेंगे उनको अटेम्प्ट करने की, और उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर कमेंट करके या पूछ लेंगे। तो इसमें उसी तरह से एक सोर्स मान लेता हूँ। मान लीजिए ईएमएफ ई का कोई सोर्स है जो ए और बी के बीच में हमने कनेक्ट किया है, और इस सोर्स से करंट आई फ्लो हुई है। इस ए जंक्शन पे जाते ही वो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। अब इसमें शॉर्टेस्ट पाथ देखें इसका, एक शॉर्टेस्ट पाथ ये बनता है इधर को, एक शॉर्टेस्ट पाथ ये बनता है। चाहो तो यहाँ पे 2i मान लो, चाहे i मान लो। तो सिंगल करंट i मान लेता हूँ, यहाँ पे इतना वो नहीं है। तो मान लेते हैं सेल से करंट i फ्लो हुई, तो जंक्शन ए पे 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट I1 है, तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा I माइनस I1। अब ये I1 जब यहाँ इस जंक्शन पे जाती है, इसको मैं C मान लेता हूँ, C, इसको D मान लेते हैं, इसको E, इसको F। तो C जंक्शन पे जाते ही I1 फिर डिवाइड होगी, तो मान लेते हैं I2 इधर गई, या I2 नीचे ले लेते हैं, I2 इधर गई, तो I1 माइनस I2 रह जाएगी उस साइड। अब जंक्शन F पे आते हैं। इधर से करंट आ रही है हमारी I माइनस I1, यहाँ से होते हुए इधर से आ रही है I2। तो आने वाली दोनों करंट को हम सम करके और जाने वाली करंट बनाएंगे, यहाँ से बन जाएगी I माइनस I1 प्लस I2। अब जंक्शन यहाँ पे देखते हैं, इसको G ले लेता हूँ। G जंक्शन पे आके I1 माइनस I2 यहाँ से आई, I माइनस I1 प्लस I2 यहाँ से आ गई। तो जंक्शन पे I1 से I1 कैंसिल होके, I2 से I2 कैंसिल होके वही करंट I1 बन जाएगी, वो I बन जाएगी जो A पे एंटर हुई थी। तो एक तो करंट का डिवीजन प्रॉपर हो जाना चाहिए कि जितनी करंट एंटर हुई उतनी हमारी बाहर निकल जाए। अब जो है A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बीच का ब्रिज वाला जो रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, तो उसके दोनों तरफ एक बार P अपॉन Q R अपॉन S का रेशियो देख लेते हैं। इधर 20 है, इधर हमारा 40 हो गया है सीरीज में जुड़ के, तो इधर का रेशियो हमारा आया है 20/40 यानी 1/2। यही रेशियो अगर हमारा इधर आ जाए 20/40, लेकिन यहाँ 20 और 40 सीरीज में नहीं है, यहाँ ये वाली सीरीज में है। इधर का रेशियो बन रहा है हमारा 40/20, यहाँ 20/40, इधर भी 20/40 होता तो फिर हमारा ब्रिज वाली कंडीशन आ जाती। लेकिन अब तो उसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा जिस तरह से अभी क्यूब वाले हमने किए। तो उसी तरह से हमारे पास 2 लूप बन जाएंगे और करना शुरू करते हैं ऐसे ही। इतना आसान नहीं है जितना अगर ये सोचते हैं कि काफ़ी आसान है। तो पहले तो वही मैं टोटल रेजिस्टेंस ए और बी का आर मान लेता हूँ, नेट करंट आई आ रही है, तो उसी तरह से कंसीडर कर लेते हैं कि नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का आर है
ये हमारी सेल लगी हुई है ईएमएफ की, ईएमएफ की। आई करंट हमने कंसीडर की है, आर रेजिस्टेंस है, तो आई आर इक्वल टू ई हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमें मिला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का बिटवीन ए एंड बी, और सॉल्यूशन करते टाइम वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो लेट आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, therefore from diagram I into R must be E। फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें दो लूप कंसीडर किए हैं, उनको सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ से R की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल सकती। I की वैल्यू भी हमने कंसीडर की, E की वैल्यू भी कंसीडर की, तो हम अपनी कंसीडरेशन में जो हमने वैल्यू मानी है उनकी टर्म में आंसर नहीं लिख सकते। इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं फर्स्ट लूप लेता हूँ, टेकिंग फर्स्ट लूप। यानी लूप है मेरा ए ई एफ सी ए, ये लूप मानता हूँ मैं इस तरह से। ये पॉइंट ए हम मान लेते हैं, ए ई एफ सी ए। तो चलिए करते हैं आई माइनस आई वन। ये 20 और 20 40, अगर इसका मैं डायग्राम एक बार ठीक से कर लूँ तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ये 20 सीरीज में है, तो इनको डायरेक्ट में 40 मान लूँ। कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। उधर ये 20 सीरीज में है, इसको 40 कर लेता हूँ। ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 20, ये बीच वाला 20 है ही, नीचे वाला ये 20 है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये सी और एफ हो गए, ये ई और डी हो गए, और ये हमारा जी। ये आई करंट हमने इधर से ली थी, आई वन ये गई, आई माइनस आई वन यहाँ से, आई टू, आई माइनस आई वन माइनस आई टू ये थी, और यहाँ पे हो गई थी हमारी आई माइनस आई वन प्लस आई टू। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो लूप हमने लिया, लूप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए ई एफ सी ए, ए ई एफ सी ए। तो अब सीधा 40 लिख देता हूँ। तो 40 इंटू आई माइनस आई वन, ये मेरे ही पाथ में पड़ रहा है। एफ से सी तक जाते हुए आई टू अगेंस्ट है, तो वहाँ पे मुझे माइनस आई टू इंटू 20, अब की बार आर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर की वैल्यू दे रखी है। सी से ए तक जाने में फिर करंट अपोजिट है, तो माइनस 20 आई वन हो जाना चाहिए। सेल कोई है नहीं, उसका ईएमएफ हम वहाँ पे लिखेंगे। तो एक बार ब्रैकेट खोल लेता हूँ, 40 आई माइनस 40 आई वन माइनस 20 आई टू माइनस 20 आई वन इक्वल टू 0। तो 40 आई तो प्लस करके इधर ले देते हैं, और 40 और 20 60 हो गए मेरे, माइनस के आई टू जो उधर ले जाके मैं प्लस के कर लेता हूँ, 60 आई वन, और 20 आई टू भी प्लस का करके उधर ले जाते हैं। अगर 20 से डिवाइड कर लें तो क्वेश्चन इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लूप से। बस थोड़ा सॉल्यूशन में I1 I2 की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती हैं। अब जितनी I1 I2 की वैल्यू हो जाएंगी उसी हिसाब से इक्वेशन मेंटेन करके उनकी वैल्यू निकालेंगे। अब दूसरे लूप को लेते हैं, क्योंकि I1 I2 भी एलिमिनेट ही करनी है हमें। तो सेकंड लूप लेते हैं। सेकंड लूप हमारा ये है, टेकिंग लूप, सेकंड लूप लेता हूँ सी एफ जी डी और फिर सी, सी एफ जी डी सी। तो यहाँ पे 20 I2 प्लस हो जाना चाहिए, सी से एफ, एफ से जी भी करंट की डायरेक्शन वही है। ये रेजिस्टेंस 20 ओम है अपना, ये भी 20 ओम है। तो 20 इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई टू, जी से डी कुछ नहीं है, डी से सी करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो माइनस लेंगे, माइनस 40
I1 माइनस I2 और सोर्स कोई है नहीं तो 0। थोड़ी इक्वेशन सोल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। इनको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं ऐसे ही। 20I2 प्लस 20I माइनस 20I1 प्लस 20I2 प्लस 40I1 माइनस माइनस प्लस 40I2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस डायग्राम का यूज कर लेते हैं हटा के इस जगह का। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 20I और कोई I वाली टर्म हो तो कोई नहीं है, ये हो गया 20I। I1 देखते हैं कहाँ कहाँ है, ये 20I1, ये 40I1, दोनों प्लस के हैं तो 60I1 हो गया। माइनस के 60I1 हुआ, ये क्या हो गया, माइनस के 40 होगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 40I1, ये गलत लिखा गया, ठीक है। तो प्लस के 20I ये हो गए और माइनस के 60I1 ये हुए, और I2 कितने हो गए, 40, 20 और 20 सब प्लस के हैं, तो प्लस के 80I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 की तरह ही I वाली को एक साइड ले लेते हैं टर्म को। 20I इक्वल टू 60I माइनस के हो गए थे, ये दोनों माइनस के थे, देखिए 40, 20, ठीक है। 60 को उधर ले जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, 80 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पे मैं इसको 20 से डिवाइड कर देता हूँ, तो I इक्वल टू 3I1 माइनस 4I2। 20 से डिवाइड करके दोनों साइड को, ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 3। ये 1 थी, ये 2, ये हो जाएगी हमारी 3। अब सेकेंड और 3 को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू I की टर्म में निकालते हैं और फिर उसकी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। चलिए एक बार इनको निकाल लेते हैं। अभी एक लूप और लेना है मुझे जिसमें E और आना है, क्योंकि E वाली एक ही इक्वेशन बनी है, अभी E वाली दूसरी इक्वेशन आएगी तो E वाली वैल्यू इक्वल रखेंगे। चलो एक लूप कंसीडर कर लेता हूँ। अच्छा सेल जोड़ लेता हूँ पहले, ये लूप कंसीडर करता हूँ A, E, F, G और ये वापस A। टेकिंग लूप A, E, F, G, चलिए यहाँ पे B था, ये ध्यान नहीं रहा मेरे, कोई नहीं। A, E, F, G, B और वापसी फिर A, ये वाला लूप कंसीडर करते हैं। तो क्या है इसमें, 40 इंटू I माइनस I1, उसके बाद यहाँ पे आए 20 इंटू I माइनस I1 प्लस I2, और अब की बार तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसमें E, क्योंकि दूसरी इक्वेशन हमें और चाहिए थी जिसमें E होता, ताकि E की वैल्यू दोनों राइट साइड इक्वल करते हुए हम लेफ़्ट साइड इक्वल कर देंगे। इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा। 40I माइनस 40I1 प्लस 20I माइनस 20I1 प्लस 20I2 इक्वल टू E। तो I वाली टर्म हमारी पे हो गई है ये 60I, I1 हो गई है हमारे पास 40I1 माइनस 60I1 और 20I2 इक्वल टू E। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो अब जो है हम I1 और I2 की वैल्यू I की टर्म में निकाल के यहाँ रख देंगे, और फिर E वाली राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों फर्स्ट और फोर्थ की इक्वल करेंगे। तो एक बार इसको सेकंड और थर्ड को लेके I1 और I2 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। बस ये थोड़ा कैलकुलेशन
थोड़ी बड़ी हो जाती है जब करंट डिफरेंट जंक्शन पे डिवाइड होती है तो, और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ी सी हमें केयर रखनी पड़ती है, जो इक्वेशन हम बना रहे हैं फिर उनको सोल्व करना है। तो चलिए अब मैं इस जगह को यहाँ पे इसे यूज कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 मेरी ये है, बाद में यूज करेंगे इसको, और इक्वेशन 2 मेरी ये है। इक्वेशन 1 को अलग से लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 थी मेरी आई आर इक्वल टू ई, यहाँ पे यूज कर लेंगे बाद में। तो थर्ड और सेकंड से अगर मैं I1 को इक्वल, I1 तो पहले से इक्वल है, तो सेकंड में से थर्ड एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट की तो 2i में से i सब्ट्रैक्ट हो गया, i बचेगा। एक बार ऊपर नीचे रख लूँ क्या, कहीं आप लोग थोड़ी बहुत दिक्कत ना हो जाए। 2i इक्वल टू 3i प्लस i2, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन है मेरी i इक्वल टू 3i1 माइनस 4i2। सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, i इक्वल टू 5i2 हो जाएगा। i2 की वैल्यू आ गई i/5। उसी तरह से अगर इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 3 में ऐड कर दिया, इस तरह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 8i इक्वल टू 12i1 प्लस 4i2। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, i इक्वल टू 3i1 माइनस 4i2। इनको ऐड किया तो i2 कैंसिल हुआ, इधर होगा 9i इक्वल टू 15i1। तो i1 की वैल्यू आ गई 9/15, काट लेते हैं, यानी 3/5i। i1 की वैल्यू भी i की टर्म में निकाल ली, i2 की वैल्यू भी i की टर्म में निकाल ली। मेन मकसद ही हमारा यही होता है। अब ये i1 i2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे, यहाँ भी i हो जाएगा, यहाँ भी i हो जाएगा, यहाँ भी i हो जाएगा, सारी इक्वेशन i की टर्म में हो जाएगी जैसे वहाँ पे i की टर्म में लेफ्ट साइड थी, और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन 4। तो वैल्यू रखने के बाद क्या हुआ, 60i माइनस 60, i1 की वैल्यू थी हमारी 3/5i, 3/5i प्लस 20, i2 की वैल्यू हमारी आई थी i/5 और इक्वल टू e। काट लेते हैं इसको, तो क्या हुआ, 60i माइनस 36i प्लस 4i इक्वल टू e। कुल मिला के क्या हो गया, 64 प्लस के हुए 64i और 36 माइनस के हो गए तो 28i हो गया, 28i इक्वल टू e। ये देखिए 64 में 36 जाएंगे, 28 बचेगा। ये मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन हमारी 5। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 दोनों की राइट साइड e है, तो दोनों को राइट साइड को देखते हुए इक्वल किया। अब तो मैं यहीं पे कर सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 5 IR मस्ट बी इक्वल टू 28i, i से i कैंसिल कर लीजिए, R इक्वल टू आ गया हमारा 28 ओम। तो इस तरह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं, जो ना तो सीरीज कम्बिनेशन से सॉल्व हो रही हैं, ना पैरेलल कम्बिनेशन से, तो फिर उनको कंट्रोल करने का तरीका किरचॉफ्स लॉ लगाइए, और जो मेन रेजिस्टेंस निकालने वाला फार्मूला है, एक इक्वेशन ये बना लीजिए। बाकी लूप को सॉल्व करिए और डिफरेंट वैल्यू निकाल के थोड़ा प्रैक्टिस करिए इनकी। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपना मीटर ब्रिज, जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।